So, hello students, good evening once again. So, we are doing isomerism. In isomerism, we have done so far structural isomerism and geometrical isomerism part of stereoisomerism. So, today we are going to start optical isomerism. Be very careful. Optical isomerism समझ लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑक्सीजन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास करके जेई एडवांस में अगर बात करें, शायद कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कोई रोल नहीं होता, शायद कोई क्वेश्चन ऐसा होता है। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वन। प्लस अगर हम जेई एडवांस की बात करें तो एक क्वेश्चन एक्सक्लूसिव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का होता ही होता है। जेई मेंस में आइसोमेरिज्म का एक क्वेश्चन होता है, कभी ऑप्टिकल कभी ज्योमेट्रिकल, लेकिन एडवांस में क्वेश्चन जो भी आता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का होता है। प्लस इसका एप्लीकेशन हर जगह आप देख ही रहे हैं। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जेई में नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट एंड रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स को अगर इंक्लूड कर लें तो 3 क्वेश्चन की गारंटी यहां से हो जाता है। और इस पोर्शन का जो एडवांटेज है वो ये है कि इसमें याद कुछ नहीं करना पड़ता है। दे आर ऑल बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। आगे थोड़ा सा रिएक्शन रिएजेंट्स वगैरह हमें याद करना पड़ता है, लेकिन इसमें याद नहीं करना पड़ता। तो स्टार्ट करें। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। टुडे इज 29 मई 2020। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम 2 सेगमेंट में करेंगे। वन इज called experimental part of optical isomerism, and the second is its theoretical part. Theoretical part is more important, more exhaustive. Experimental part छोटा होता है, experimental part से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, अदरवाइज एक्सपेरिमेंटल पार्ट ज़्यादा एप्लीकेशन में रहता है। So optical isomerism we are going to do in 2 parts. One is called experimental part of optical isomerism and the other one is theoretical part of optical isomerism. So let us start experimental part of optical isomerism today. The first thing arises in mind is what exactly is optical isomerism? Optical isomerism है क्या? Optical isomerism is a phenomena of rotation of plane polarized light. It is a phenomena of rotation of plane polarized light. It is a phenomena of rotation of plane polarized light. Then first thing comes in mind, what is this plane polarized light? अगर हम कोई एक
मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट मतलब बल्ब एक हमने ले लिया। इस बल्ब से तो लाइट 3D में चारों तरफ निकलेगा, इससे लाइट हर तरफ जाएगा। और आपको मालूम है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि लाइट रे, ईच लाइट रे इज ए 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और हर वेव का अपना एक प्लेन होगा। वेव 2D में होता है ना, पढ़ा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव थ्योरी। तो इस बल्ब से इनफाइनाइट रेज निकल रहे होंगे, और हर रे एक 2 डायमेंशनल वेव को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक प्लेन में वेव प्रोपेगेट कर रहा होगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स से जो लाइट रे निकल रहे हैं वो कितने डिफरेंट प्लेन्स में उसके वेव प्रोपेगेट कर रहे होंगे, इनफाइनाइट प्लेन में, हर वेव का अपना प्लेन होगा। हो सकता है कुछ वेव सेम प्लेन में भी हो, मर्ज्ड भी हो। यानी कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट रेज निकलते हैं, दे प्रोपेगेट इन इनफाइनाइट प्लेन। अगर इनको हम एक खास तरह के प्रिज्म से पास कर दें, जिसे निकोल प्रिज्म कहा जाता है, व्हाट इट डज, इट पोलराइज, इट ओरिएंट all the lights propagating in one single plane। कुछ समझा आपने? ये पोलराइज कर देगा सभी लाइट्स को इन वन सिंगल प्लेन, यानी कि प्रिज्म से निकलने के बाद लाइट रेज एक ही प्लेन में प्रोपेगेट करेंगे, सभी वेव्स एक ही प्लेन में होंगे। मान लो मेरे इस पाम का प्लेन, तो सभी लाइट्स इसी प्लेन पे मूव करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट। और उसे हम इस तरह से दिखाते हैं, समझ लो पेपर के वर्टिकल प्लेन में सभी लाइट प्रोपेगेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड PPL, लाइट प्रोपेगेटिंग इन सिंगल प्लेन, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट। और निकोल प्रिज्म में और कुछ नहीं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा होता है। आप पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन मॉडर्न फिजिक्स में। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट के सामने अगर हम एक इस तरह का क्वार्ट्ज का ट्यूब रखें और इसमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम पता करना चाहते हैं कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि ये सैंपल को रखने का ट्यूब है। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट सैंपल से होकर पास करेगा, और इस ट्यूब से निकलने वाले लाइट को अगर हम एक स्क्रीन पे रिकॉर्ड करें, एक स्क्रीन पे रिकॉर्ड करें, तो दो पॉसिबिलिटी है। या तो ये PPL प्लेन पोलराइज लाइट सैंपल से पास करने के बाद भी उसी प्लेन में प्रोपेगेट करते रहे जिस प्लेन में वो पहले था, और वो है ये वाला प्लेन जिसे हम कहते हैं नॉर्मल प्लेन। या फिर प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट हो जाए। रोटेट का मतलब क्या हुआ, पहले इस पाम के प्लेन में रोटेट कर रहा था, पहले इस पाम के प्लेन में सारे लाइट वेव थे, लाइट रे थे,
निकलने के बाद मान लो ये घूम गया, ऐसे प्लेन चेंज हो गया, अब सारे लाइट इस प्लेन पे चल रहे हैं, या इधर घूम गया, सारे लाइट इस प्लेन पे चल रहे हैं, then we say that this organic compound has rotated the plane of polarized light. वो रोटेशन देखने वाले के राइट को हो सकता है या फिर लेफ्ट को हो सकता है। या तो नॉर्मल से ही क्रॉस कर गया, यानी कि जिस प्लेन पे पहले था लाइट उसी प्लेन पे बाद में भी है, सैंपल से पास करने पे भी। अगर ऐसा हुआ तो हम कहेंगे कि कंपाउंड डज नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड देयरफॉर द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, द कंपाउंड डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बट इफ आफ्टर पासिंग फ्रॉम द सैंपल प्लेन पोलराइज्ड लाइट rotate its plane, changes its plane either right or left to the normal, then we say that the compound has rotated plane polarized light. The compound does show optical isomerism. The compound is optically active. समझ में आया कुछ? So if compound in the sample tube rotate left or right, the plane polarized light, compound is said to be optically active. So optical isomerism. Otherwise optically inactive. If compound does not rotate PPL, it is called optically inactive. तो ये है simple optical isomerism. Optical isomerism is a phenomena of rotation of plane polarized light. इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को स्टडी करने के लिए ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैंने दिखाया है, ये सब एक डब्बे में बंद होता है। दे आर इनक्लोज्ड इन ए बॉक्स एंड दिस इंटायर अरेंजमेंट हैज गिवन ए नेम, इक्विपमेंट का नाम, और उस इक्विपमेंट को सिंपली क्या कहते हैं? पोलैरीमीटर. So polarimeter is the device, the equipment which is used to study the optical isomerism. अब a pure optically active compound can exist in two optically active isomeric form. One will rotate plane polarized light to right, another to left. The isomer which rotate plane polarized light is called dextro, and the other which rotate plane polarized light left is called levo. तो जरा इसको एक एक लाइन, इनिशियली जरा मैं बेसिक बता रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि कितना आपको मालूम है. सो if
a compound rotate PPL to right, it is called known as dextrorotatory isomer, denoted by स्मॉल डी, बी वेरी केयरफुल, कैपिटल डी से कुछ और डिनोट होता है इसी ऑप्टिकल आइसोमर में, स्मॉल डी और बाय प्लस साइन. If a compound rotate PPL left, it is known as levorotatory, denoted by small l or by minus sign, small l or minus sign. So now you understand optical isomerism, you understand dextrorotatory and levorotatory. अब रोटेट तो हुआ, नॉर्मल से कितना डिग्री एंगल से प्लेन रोटेट हुआ, दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा, और इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन या ऑब्जर्व्ड रोटेशन. ऑप्टिकल रोटेशन और सिंपली ऑब्जर्व्ड rotation. It is the angle by which PPL is rotated from the normal. अब पॉइंट है कि ये अल्फा डिपेंड किस बात पे करेगा, ये दो चीज पे डिपेंड करेगा. अल्फा डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ सैंपल सॉल्यूशन, ग्राम पर एमएल में होना चाहिए. It is directly proportional to density. Second, it is directly proportional to length of the sample tube. Length of the sample tube, and that length must be in डेसीमीटर. ये कन्वेंशनल फॉर्मूला आने जा रहा है तो इसी यूनिट में होना चाहिए. लेंथ कहाँ है? लेंथ यहां है, L. So it is directly proportional to L. So now the observed rotation alpha is directly proportional to density. It is directly proportional to length of the sample tube. और अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें
then this alpha is directly proportional to rho times L. समझ गए? अगर इसे हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रख के इक्वेट करें तो ये अल्फा हो जाएगा। कांस्टेंट को इस तरह से लिखने का तरीका है, जरा देखेंगे। ऐसे लिखते हैं इस कांस्टेंट को, इनटू रो इनटू एल। कई जगह रो को सी भी लिखते हैं, कंसंट्रेशन में तो होता डेंसिटी है। यहां पे ये जो क्वांटिटी है जिसको हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहा, इसको हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। तो अगर हम स्पेसिफिक रोटेशन को जरा सेपरेट करके देखें तो ये क्या है, अल्फा अपॉन एल इंटू रो। ये फॉर्मूला ही इसका डेफिनेशन देता है। स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगा, ये अल्फा का वैल्यू होगा जब रो हो जाएगा 1 और एल हो जाएगा 1। सो इट इज द ऑप्टिकल रोटेशन of a sample of unit concentration present in a 1 decimeter long सैंपल ट्यूब। यानी कि सैंपल ट्यूब का लेंथ अगर 1 डेसीमीटर हो, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml हो, उस समय जो भी ऑब्जर्व रोटेशन आएगा दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन एल एंड रो पे नहीं डिपेंड करेगा क्योंकि ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। अगर हम एल को इंक्रीज करेंगे तो अल्फा इंक्रीज हो जाएगा उसी प्रोपोर्शन में, अल्फा बाय एल कांस्टेंट रहेगा। अगर हम रो को इंक्रीज करेंगे तो अल्फा इंक्रीज हो जाएगा उसी प्रोपोर्शन में, अल्फा बाय रो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन स्पेसिफिक रोटेशन depends on experimental temperature and on the wavelength of light used in the experiment। यानी कि एक्सपेरिमेंट में जो हमने बल्ब यूज किया है, इस बल्ब के लाइट का जो वेवलेंथ है दैट इज लैम्डा। अगर इसको हम चेंज करेंगे तो स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो जाएगा। समझ गए? सो स्पेसिफिक रोटेशन टेम्परेचर और लैम्डा पर डिपेंड करेगा। और अगर स्पेसिफिक रोटेशन ही चेंज हो जाए तो अल्फा भी चेंज हो जाएगा। यानी कि अब ऑब्जर्व रोटेशन के लिए कितने वेरिएबल हो गए? 4। कंसंट्रेशन, लेंथ ऑफ द ट्यूब, टेम्परेचर एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो अल्फा depends on length, density, temperature and wavelength of light। ये 4 चीजों पे ऑब्जर्व रोटेशन डिपेंड करता है। तो इसे हम एक्सपेरिमेंटल पार्ट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अभी इसको हम यहीं पे रोकेंगे, बाद में हम इस एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन को, इसमें जो फॉर्मूला वगैरह केमिकल काइनेटिक्स में इस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए हैं आपने, इस फॉर्मूले को हम आगे फिर यूज करेंगे।
जब थियोरिटिकली कुछ और इंफॉर्मेशन आ जाएगा तब हम इस फॉर्मूले को यूज कर पाएंगे, अभी नहीं। तो पोलैरिमेट्री थोड़ा सा आपको पहले जानना था। नाउ कम टू theoretical discussion of optical isomerism. Theoretical discussion of optical isomerism. भाई कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं उसको मालूम करने का एक तरीका तो ये हुआ कि हम जाके पोलैरिमीटर में उसको रख के देख लें, लेकिन हर जगह तो पोलैरिमीटर लेके नहीं घूम सकते। क्या कोई थ्योरेटिकल क्राइटेरिया भी है जिससे कि हम कंपाउंड के बारे में बता सकते हैं कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल बता सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप अब इसको जरा समझेंगे। व्हाट इज अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर ए कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव? नॉन सुपरपोजेबिलिटी ऑन इट्स मिरर इमेज। अल्टीमेट criteria for optical activity is what? Non superposable on its mirror image। अगर कोई कंपाउंड, अब जरा इसको ब्रॉड कर दो, कंपाउंड कोई जरूरी नहीं ऑर्गेनिक ही है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। अगर कोई कंपाउंड अपने मिरर इमेज पे नॉन सुपरइम्पोजेबल है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, उसको पोलैरिमीटर में ले जाके चेक करने की जरूरत नहीं है। हम बिना एक्सपेरिमेंट किए बता सकते हैं कि वो कंपाउंड रोटेट करेगा ही करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को। दैट इज द अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। इफ ए कंपाउंड इज नॉन सुपरपोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज देन द कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। नॉन सुपरपोजेबिलिटी का मीनिंग क्या हुआ जरा समझना। ये हमारा दो हाथ है, अगर इसको आमने सामने रख के देखो और अगर ये दोनों पूरे हों, सही सलामत हों, कोई त्रुटि नहीं हो, ईश्वरीय त्रुटि नहीं हो, तो हमारा ये दोनों हाथ एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। आम आदमी को लगता है कि ये दोनों हाथ तो एक ही जैसा है, बिल्कुल नहीं। ये दोनों नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज हैं एक दूसरे के। इन दोनों हाथ को ऐसे आमने सामने रखो, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। और अगर मैं कहूं कि इसको इस पे सुपरपोज करो, चाहे जो मर्जी कर लो, लाइट फिंगर कभी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा। ये देखो मेरा थंब स्मॉल फिंगर पे आ गया, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तब भी नहीं करेगा। जितना मर्जी इसको घुमाते रहें ये सुपरपोज नहीं करेगा। दोनों हाथ आइडेंटिकल नहीं होता। लेफ्ट हैंड का ग्लव्स राइट हैंड में नहीं पहन सकते क्योंकि इन दोनों में फिंगर का अरेंजमेंट स्पेस में डिफरेंट है। इसका क्या मतलब हुआ? स्पेस में फिंगर का अरेंजमेंट डिफरेंट है। यहां देखो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। दोनों का पॉइंटिंग फिंगर आमने सामने है, थंब आमने सामने है और ये पीछे है। अगर लेफ्ट हैंड में देखें तो थंब स्मॉल एंड ये बिग फिंगर, थंब स्मॉल बिग फिंगर, ये एक अरेंजमेंट है। कौन सा अरेंजमेंट है? ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज।
इसमें देखो उन्हीं थ्री फिंगर का, थंब, स्मॉल फिंगर, मिडिल फिंगर क्लॉकवाइज जा रहा है, दिख रहा है? देखने में लगता है एक ही जैसा, लेकिन इन दोनों हाथ में 3 फिंगर का अरेंजमेंट ऑपोजिट है। एक में क्लॉकवाइज है, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज है। समझा? ये दोनों हाथ एक नहीं है, ये दोनों मिरर इमेज हैं एक दूसरे के। बात समझ में आई आपको? सो अल्टीमेट क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी इज नॉन सुपरपोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। अब बात आगे बढ़ती है, तो क्या हम जेब में मिरर लेके चलें? कोई कंपाउंड आए तो सामने मिरर रख दे, देखें कि इमेज पे सुपरपोज होता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। थ्योरी आगे अब इवॉल्व होगा। अब एक टर्म डिफाइन करें ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉन्टेक्स्ट में, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, चिराल किराल नहीं, कायरल, कायरल कार्बन। A carbon bonded to 4 different atoms or groups। अगर एक कार्बन 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप से बॉन्डेड हो तो उस कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर एक कार्बन से 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप्स, और जरा मैं इसको अब स्पेस में 3D में टेट्राहेड्रल ड्रॉ कर रहा हूं। 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप्स, मान लो यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे मिथाइल है, यहां पे फ्लोरीन है और यहां पे क्लोरीन है। ये सेंटर वाला कार्बन कायरल हो गया। अगर इसके सामने हम एक मिरर रख दें, अगर इसके सामने हम एक मिरर रख दें, और इसका इमेज ड्रॉ करें, तो देखो आप रियलाइज करोगे कि इसका इमेज ही बना है, कुछ और नहीं बना ये। अगर इसके सामने मिरर रख के इसका इमेज को विजुलाइज करें तो आपको दिखना चाहिए कि हाँ ये तो वाकई इमेज। अरे इधर दोनों मैंने फ्लोरीन रख दिया, दिमाग खराब है मेरा। और देखेगा कोई कहेगा गलत पढ़ा रहे हैं साई सर, है ना। फ्लोरीन क्लोरीन ले लिया, CH3 FCl H। ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। मिथाइल के सामने मिथाइल, F के सामने F, Cl के सामने Cl, H के सामने H। They two are mirror image and they are non-superposable। They are non-superposable। तो कैसे नॉन सुपरपोजेबल हो गया? जरा मैं चेक करके दिखाता हूं। गिव मी 1 सेकेंड, मैं एक जरा 3 डायमेंशनल मॉडल के थ्रू आपको दिखाता हूं। जस्ट 1 मिनट दो, मैंने प्रिपेयर करके नहीं रखा है, लेकिन मुझे 1 मिनट भी नहीं लगता प्रिपेयर करने में। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये देखो मैंने एक टेट्राहेड्रल बना दिया, ये देखो मैंने दूसरा टेट्राहेड्रल बना दिया। अब रेड, ग्रीन, ब्लू एंड व्हाइट,
रेड, ग्रीन, ब्लू एंड वाइट। अभी आप विजुलाइज करेंगे लाइव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। रेड, 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 ब्लू, white and green। Now see, ध्यान से देखेंगे। देखो मेरे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, मेरे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ऊपर में व्हाइट है, बैकग्राउंड व्हाइट है इसलिए दिख नहीं रहा है। ध्यान से देखना। चलो व्हाइट को मैं पीछे कर देता हूं, क्यों इधर रखना है, व्हाइट को मैं पीछे कर दे रहा हूं। नाउ इट इज फाइन। ये देखो, रेड के सामने रेड, ब्लू के सामने ब्लू, ग्रीन के सामने ग्रीन, दिख रहा है ना, ब्लू, ग्रीन, रेड, व्हाइट। ये तो दिख गया कि दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। अब अगर मैं इसको सुपरपोज करना चाहूं, जब भी हम दो पेयर को लेके मैच करेंगे तो किसी एक पेयर को मैच करेंगे कलर को, तो दूसरा पेयर मिसमैच हो जाएगा। देखो मैं ब्लू और रेड को मैच कर रहा हूं, ब्लू और रेड, ध्यान से देखना। मैंने ब्लू और रेड को मैच करवाया है, ब्लू के सामने ब्लू, रेड के सामने रेड। ये देखो मिसमैच हो गया। ग्रीन एंड व्हाइट, ग्रीन एंड व्हाइट, दिख रहा है ना। ये देखो मैं व्हाइट और ग्रीन को मैच करवा रहा हूं, व्हाइट एंड ग्रीन को। सामने जो जा रहा है वो व्हाइट है, इधर ग्रीन है, मैच कर गया। तो दूसरे साइड में देखो क्या है, ब्लू रेड, ब्लू रेड, मिसमैच है। दिखा क्या? अब दिखा। अगर हम एक पेयर के कलर को मैच कराएंगे तो दूसरा मिसमैच होगा, यानी कि ये सुपरपोज एक दूसरे पे नहीं होगा। सभी आइडेंटिकल कलर के स्फेयर एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे। बात समझ में आई आप सबको? ये एक दूसरे का मिरर इमेज है और ये नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज है। They are non-superposable mirror image and they will be counted as different optically active isomers of the same compound. So 1 and 2, 1 and 2 are non-superposable mirror images of one another. Hence, both are optically active isomers. Both are optically active isomers. They are non-superposable mirror image of one another. अब एक टर्म यहां पे और पहले लाते हैं, कायरल कंपाउंड। बी वेरी केयरफुल। कायरल कार्बन एंड कायरल कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट। जमीन आसमान का फर्क है। Chiral compound is a compound which is non-superposable on its mirror image.
यानी कि कायरल कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो अपने मिरर इमेज पे नॉन सुपरपोजेबल होता है, और जो नॉन सुपरपोजेबल होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है. A compound that is non superposable on its mirror image are is known as chiral compound. तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या चाहिए? नॉन सुपरइम्पोजेबिलिटी, और जो नॉन सुपरइम्पोजेबल होता है उसको क्या कहते हैं? कायरल कंपाउंड. अगर कोई कंपाउंड कायरल है, इट मीन्स वो ऑप्टिकली एक्टिव है. अब जरा कायरल कार्बन और कायरल कंपाउंड को जरा कोरिलेट करो. बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनना. अगर किसी कंपाउंड में वन एंड ओनली वन कायरल कार्बन है तो वो कंपाउंड भी कायरल होगा, वो कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा. समझ गए? यानी कि अगर किसी कंपाउंड में वन एंड ओनली वन कायरल कार्बन है तो चेक करने की जरूरत तक नहीं है. हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. लेकिन एक ही कायरल कार्बन होना चाहिए. अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो गारंटी नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी की. वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. रिवर्स में देखो, कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कंपाउंड का कायरल होना जरूरी है. कायरल होना जरूरी है, कायरल कार्बन का होना जरूरी नहीं है. आगे मैं आपको हजारों कंपाउंड दिखाऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जिसमें कायरल कार्बन तो छोड़ो, कार्बन ही नहीं होगा, बट वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी कि वो कायरल होगा. तो कायरल कंपाउंड होने के लिए एक स्मॉल केस मैंने बताया कि अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन है तो वो कंपाउंड भी कायरल होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा. यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कायरल कार्बन का प्रेजेंट होना कोई जरूरी नहीं है, और कायरल कार्बन का प्रेजेंट होना भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की गारंटी नहीं है. सिर्फ एक स्पेशल कंडीशन है कि इफ द कंपाउंड कंटेन वन एंड ओनली वन कायरल कार्बन then the compound will be chiral, compound will show optical isomerism. अंदर गया. If a compound has one and only one chiral carbon, it is essentially optically active, that is chiral, कंपाउंड chiral हो गया. बट एट द सेम टाइम हम उस बात को भी जरा नोट कर लें कि प्रेजेंस ऑफ chiral carbon is not a guarantee of optical isomerism, and
absence of chiral carbon is not a guarantee of optical inactivity. That is a very strong statement. अगर आप समझें कि कायरल कार्बन नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यह भी सही नहीं है. कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यह भी सही नहीं है. सिर्फ एक केस है कि अगर एक ही कायरल कार्बन है कंपाउंड में तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा. एक से ज्यादा दो कायरल कार्बन, तीन कायरल कार्बन अगर हो तो फिर हम उसका अलग से केस देखेंगे, कब होगा कब नहीं होगा, गारंटी नहीं होगा. और मैंने आपको बताया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, उसमें तो कार्बन ही नहीं होता. तो कायरल कार्बन का एब्सेंस होना भी ऑप्टिकल इनएक्टिविटी की गारंटी नहीं है. कंपाउंड कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव विथ कायरल कार्बन, विदाउट कायरल कार्बन. समझ गए? अब एक टर्म को हम डिफाइन करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म, इनैंशियोमर. Enantiomer. A pair of stereoisomers. A pair of stereoisomers who are non-superimposable mirror image of one another. स्टीरियोआइसोमर्स का वो पेयर जो एक दूसरे का नॉन सुपरिम्पोजेबल मिरर इमेज हो, यानी कि 1, 2 दोनों मिरर इमेज हो और नॉन सुपरिम्पोजेबल हो, मतलब दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हो, वैसे पेयर को हम इनैंशियोमर्स कहते हैं. पीछे जो मैंने एग्जांपल दिखाया था 1 and 2 आर इनैंशियोमर्स, दे विल बी काउंटेड डिफरेंट आइसोमर्स. गिनती में उनको अलग अलग गिनेंगे. मार्केट में दोनों अलग अलग पैकेट में मिलेगा, एक कोई डेक्स्ट्रो होगा, दूसरा लेवोरोटेटरी होगा. समझ गया? पेयर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, पेयर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स रिलेटेड बाय non-superposable mirror images of one another. So 1 and 2 are pair of इनैंशियोमर. सो इनैंशियोमर क्या है? एक रिलेशन है. कोई एक कंपाउंड इनैंशियोमर नहीं हो सकता. इनैंशियोमर रिलेशन होगा कि ए एंड बी आर इनैंशियोमर. अकेले में कोई इनैंशियोमर नहीं हो सकता. इनैंशियोमरिज्म इज ए रिलेशनशिप बिटवीन नॉन सुपरिम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर. अब जरा यहां पे पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स का कुछ प्रॉपर्टी हमें लिखना है. कई बार तो सीधा ही आ जाता है, बताओ इनैंशियोमर्स के बारे में क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, बट मोस्टली हम इसकी प्रॉपर्टी को आगे यूज करते हैं. तो जरा हेडिंग डालेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इनैंशियोमर्स. सबसे पहले pair of enantiomers have same physical properties. यानी कि पेयर ऑफ enantiomers के बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब एग्जैक्टली सेम होगा और इसलिए उसे हम किसी भी फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन से सेपरेट नहीं कर सकते. दे कैन नॉट बी सेपरेटेड. पेयर ऑफ एनैंशियोमर्स अगर मिक्सचर में है तो वो दोनों एक ही फ्रैक्शन बन के निकलेगा, अलग नहीं होगा, क्योंकि दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा. पेयर ऑफ
enantiomers have same physical property, that is same boiling point, melting point, solubility, surface tension, viscosity, dipole moment, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सब आइडेंटिकल होंगे. हेंस पेयर ऑफ enantiomers can't be separated by physical method of separation like distillation, crystallization, extraction, etc. यानी कि पेयर ऑफ एनांशियोमर्स के फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं, हम उनको अलग नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से. ऐसा नहीं कि अलग कर ही नहीं सकते हैं. दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन. दूसरा, पेयर ऑफ एनांशियोमर्स के केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होते हैं, यानी कि वो दोनों एक ही जैसा केमिकल रिएक्शन शो करेगा विथ वन एक्सेप्शन. अगर रिएजेंट भी ऑप्टिकली एक्टिव है तो उससे दोनों एनांशियोमर डिफरेंटली रिएक्ट करेगा, बट अगर रिएजेंट ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो दोनों एक जैसा बिहेव करेगा. पेयर ऑफ enantiomers so similar chemical reaction with optically inactive reagent, but so different reaction with optically active reagent. अगर reagent optically active है तो उसके साथ ये different behavior शो करेगा दोनों. समझ गए? यही आगे चल के बेसिस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर बनेगा. रेसमिक मिक्सचर सुना होगा आपने, उसको सेपरेट इसी प्रॉपर्टी को यूज करके करेंगे. तीसरा, पेयर ऑफ एनांशियोमर्स के स्पेसिफिक रोटेशन का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल होगा बट साइन अपोजिट होगा. बट कौन से एनांशियोमर का साइन क्या होगा यह हम थ्योरेटिकली नहीं बता सकते. हाँ, एक पे कोई एक्सपेरिमेंट करके बता दे कि ये डेक्स्ट्रो है तो उसका मिरर इमेज ड्रॉ करके कह देंगे ये लेवो है, बट हम एब्सोल्यूट सेंस में किसी का साइन असाइन नहीं कर सकते. पेयर ऑफ एनांशियोमर्स हैव same magnitude of a specific rotation but
ऑपोजिट साइन। ये 3 प्रॉपर्टी इन एंशियोमर का आज मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में हम अब ढेर सारे एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम कायरलिटी पे काम करेंगे, कायरल कार्बन को ढूंढेंगे और उससे रिलेटेड नंबर ऑफ आइसोमर्स वगैरह को हम काउंट करना सीखेंगे। फिर उसके बाद मोर देन 1 कायरल कार्बन, फिर उसके बाद कंपाउंड विदाउट कायरल कार्बन में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, और रास्ते में बहुत कुछ आएगा। समझ गए ये बात। अब आखिरी में एक बात जरा सुनो, एक मैसेज। पिछले संडे को टेस्ट हुआ था, सिर्फ 50 बच्चों ने टेस्ट दिया था। लेक्चर अटेंड 200 बच्चे कर रहे हैं। सो बी वेरी केयरफुल दिस टाइम। इस संडे को जितने बच्चे टेस्ट देंगे, मंडे से उतने ही बच्चों को ये वीडियो डिलीवर होगा, ये लेक्चर डिलीवर होगा। अब ये मंडे से YouTube पे सेवा बंद हो जाएगी। अब ये एक डिफरेंट चैनल के थ्रू जाएगा, कस्टमाइज वे में जाएगा और टारगेट होकर स्टूडेंट को जाएगा। जैसे स्टूडेंट को दिखाना होगा उसी को जाएगा। अगर कैजुअली इसको कभी खाते पीते देख रहे हैं तो मत देखिए, ऐसा एहसान मेरे ऊपर मत कीजिए। अगर आप रियली इससे कुछ बेनिफिट ले रहे हैं तब इसको देखिए और सभी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप कैजुअली इसको देख रहे हैं तो मेरे से कई गुना आप अपना नुकसान कर रहे हैं। डोंट डू दैट। आई एम नॉट सिटिंग हियर फॉर दैट। सो पार्टिसिपेट इन द टेस्ट और बी रेडी टू लीव दिस चैनल फ्रॉम मंडे। ठीक है? मैं इतना हार्श होकर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका विजन क्लियर हो कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री विथ सिंसियरिटी और केमिस्ट्री विथ कॉमेडी।